Good morning students. Welcome to SR Biology online classes. My name is संपत राज नागर। तो कल अपन ने शुक्रवाहिनी के बारे में और अधिवर्षण के बारे में पूरा डिटेल देखा। तो अब चैप्टर में शुक्राशय चलेगा। शुक्राशय को सहायक जनन ग्रंथियों में भी अपन देखेंगे। थोड़ा सा पूरा का पूरा कंप्लीट शुक्राशय थोड़ा सा यहाँ स्टार्ट कर देते कि शुक्राशय, क्योंकि अपन जानते हैं शुक्रवाहिनी के बाद शुक्राशय वाला पॉइंट चलता है। शुक्रवाहिनी के बाद कौन सा पॉइंट आता है? शुक्रवाहिनी के बाद अपना सेकंड अगला पॉइंट स्टार्ट होता है सेमाइनल वेसाइकल। कौन सा पॉइंट आता है? सेमाइनल वेसाइकल। फर्स्ट पॉइंट कौन सा आता है? वर्षण कोश। सेकेंड पॉइंट वर्षण। थर्ड पॉइंट अधिवर्षण। फोर्थ पॉइंट शुक्रवाहिनी और फाइव पॉइंट कौन सा है? शुक्राशय। आप कह सकते हो कि जो मनुष्य होता है उस नर मनुष्य होता है ना, उस नर मनुष्य में एक जोड़ी शुक्राशय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी शुक्राशय पाए जाते हैं। जो शुक्राशय पाए जाते हैं, और शुक्राशय कहाँ पाए जाएंगे? यह शुक्राशय मूत्राशय के पृष्ठ पार्श्व में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? मूत्राशय के पृष्ठ पार्श्व में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? मूत्राशय के पृष्ठ पार्श्व में स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होंगे? मूत्राशय के पृष्ठ पार्श्व में स्थित होते हैं। और शुक्राशय जो होता है ना, वो एक ग्रंथिल संरचना है। शुक्राशय कौन सी संरचना है? एक ग्रंथिल संरचना है, और साथ में भी कह सकते हो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। आप ये भी बोलते हो, जैसे ही आपने कहा जैसे शुक्रवाहिनी है, ये तो शुक्रवाहिनी है। क्या है? शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी क्या करेगी? इस अंतिम यहाँ पर शुक्रवाहिनी क्या करेगी? ऐसे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं? शुक्राशय बोल रहे हो। शुक्राशय क्या है? ग्रंथिल संरचना भी है। और शुक्राशय जो होता है ना, एक अंतिम सिरे पर, शुक्राशय एक अंतिम सिरे पर एक नलिका समान संरचना में खुलता है, जिसे स्क्लन नलिका कहा जाता है। शुक्राशय अंतिम सिरे पर एक नलिका समान संरचना में खुलता है, जिसे स्क्लन नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्लन नलिका कहा जाता है। शुक्राशय के द्वारा जो स्त्रवण किया जाएगा, शुक्राशय के द्वारा जो पदार्थों का स्त्रवण किया जाएगा ना, उन पदार्थों में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोज व फ्रक्टोज पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय जो पदार्थों का स्त्रवण करेगा, उनमें जो पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को कहा जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। जो शुक्राशय का जो द्रव होता है, शुक्राशय के द्वारा जो चिपचिपे पदार्थों का स्त्रवण किया जाएगा, उसमें जो द्रव होता है उसकी जो पीएच होती है ना, वो 7.3 होती है। शुक्राशय में जो द्रव पाया जाता है उसकी पीएच 7.3 होती है। मतलब ये क्षारीय होता है, और साथ साथ में जो द्रव होता है वो कैसा होता है? चिपचिपा होता है। शुक्राशय द्रव कैसा होता है? चिपचिपा होता है। कौन सा होता है? शुक्राशय द्रव चिपचिपा होता है। अपन जानते हैं जो स्क्लन नलिका होती है, वो स्क्लन नलिका क्या करती है? जो भी वर्षण से प्राप्त होंगे शुक्राणु, स्क्लन नलिका क्या करेगी? जो वर्षण से प्राप्त जो भी शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं को क्या करती है? भंडारण करती है। क्या करती है? शुक्राणुओं का भंडारण करती है, और शुक्राणुओं का भंडारण करके उनको मूत्र मार्ग में प्रोवाइड करती है। जो मूत्र मार्ग होता है वो शिशन में पाया जाता है। मूत्र मार्ग जो होता है उसमें दोनों पदार्थों का फ्लो होता है, मूत्र का भी फ्लो होता है, और साथ साथ में उसमें जो वीर्य होता है उसका भी फ्लो होता है। मतलब इसको क्या बोला जाता है? मूत्र जनन मार्ग। मतलब मूत्र प्लस वीर्य दोनों का उससे बाहर निकलता है।
तो आप कह सकते हो कि शुक्राशय एक प्रकार से ग्रंथि संरचना है जिसके द्वारा विशिष्ट पदार्थों का सिक्रेशन होता है और बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। यहाँ पर अपन जनरल इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जैसे अपन सहायक ग्रंथियों के बारे में देखें ना, तो वहां पर भी अपन शुक्रवाहिनी के बारे में डिटेल देखेंगे कि उसमें वीर्य में कितना पदार्थ इसका होता है। अभी थोड़ा सा अपन यहाँ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्योंकि अपन को सहायक ग्रंथियों के बारे में भी देखना है। ठीक है, चलो इनके बारे में लिख लेते हैं अपन, क्या है क्या नहीं है। लिखना मनुष्य में, लिखना दिख रहा है ना, मनुष्य में एक जोड़ी शुक्राशय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी शुक्राशय पाए जाते हैं जो मूत्राशय के पृष्ठ पार्श्व में स्थित होते हैं। जो मूत्राशय के पृष्ठ पार्श्व में स्थित होते हैं और यह एक ग्रंथिल संरचना है। शुक्राशय क्या है? एक ग्रंथिल संरचना है। कौन सी संरचना है? शुक्राशय ग्रंथिल संरचना है। और शुक्राशय का जो स्त्रवण होगा, शुक्राशय के स्त्रवण में, शुक्राशय का जो स्त्रवण होता है उस स्त्रवण में ग्लूकोज व फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। शुक्राशय के स्त्रवण में ग्लूकोज व फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोज व फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। शुक्राशय का जो द्रव होता है, शुक्राशय का द्रव कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब होता है इसकी पीएच जो भी होती है वो 7.3 होती है। वह कैसा होगा? चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। तो आप कह सकते हैं शुक्राशय के स्त्रवण में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोज व फ्रक्टोज पाए जाते हैं। उसके बाद कह सकते हैं शुक्राशय का जो द्रव होता है उसमें क्षारीय वो चिपचिपा होगा। और आप कह सकते हो शुक्राशय होता है ना, जो आप कह सकते हो क्या होगा कि यह शुक्रवाहिनी के अंतिम सिरे पर खुलता है। यह शुक्रवाहिनी के अंतिम सिरे पर खुलता है। कहां पर खुलेगा? यह शुक्रवाहिनी के अंतिम सिरे पर खुलेगा और बाद में अंतिम सिरा एक संयुक्त नलिका के रूप में होता है। एक संयुक्त नलिका के रूप में होता है। संयुक्त नलिका के रूप में होता है। एक संयुक्त नलिका के रूप में होता है जिसे स्खलन नलिका कहते हैं। संयुक्त नलिका के रूप में होता है जिसे स्खलन नलिका कहते हैं। क्या कहा जाता है? जिसे स्खलन नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? स्खलन नलिका कहा जाता है। क्या हुआ? आ गया ना क्लियर? एक जोड़ी होता है, मूत्राशय के पृष्ठ पार्श्व में स्थित होता है, ग्रंथि संरचना होती है। स्त्रवण में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं। तो इसका जो क्षारीय द्रव, जो भी द्रव होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है। शुक्रवाहिनी का अंतिम सिरा, यह शुक्रवाहिनी के अंतिम सिरे पर खुलता है और बाद में अंतिम सिरा एक संयुक्त नलिका के रूप में पाया जाता है जिसे स्खलन नलिका कहा जाता है।
क्या करेगी? उसके बाद है जो स्खलन नलिका है, स्खलन नलिका क्या करेगी? वर्षण से प्राप्त जो भी शुक्राणु होंगे उन शुक्राणुओं का भंडारण भी करेगी, साथ साथ में मूत्र मार्ग से इनको बाहर भी निकालने का काम करेगी। तो आप एक और लाइन लिख लिए, स्खलन नलिकाएं या स्खलन नलिका, स्खलन नलिका या स्खलन नलिकाएं वर्षण से प्राप्त, स्खलन नलिकाएं वर्षण से प्राप्त शुक्राणुओं का, वर्षण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनको बाहर निकालती है। मूत्र मार्ग से क्या करती है? इनको बाहर स्थानांतरित करती है या बाहर निकालती है। क्या करती है? बाहर निकालती है, बाहर स्थानांतरित करती है। तो आया समझ में? स्खलन नलिका क्या करेगी? एक तो वर्षण से प्राप्त जो भी शुक्राणु होंगे, जो भी वीर्य होगा उसका भंडारण करेगी तथा मूत्र मार्ग से इनको बाहर निकालने का भी काम करेगी। आयन क्लियर समझ में हुआ? अभी स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। शुक्राशय के बाद मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या होता है? क्योंकि ध्यान में रखना, मूत्राशय प्लस शुक्राशय दोनों मिलकर के, या आप कह सकते हो मूत्राशय प्लस शुक्राशय से आने वाली स्खलन नलिका, क्या? मूत्राशय प्लस स्खलन नलिका से आने, स्खलन नलिका मूत्र, आप ऐसे कह सकते हो कि मूत्राशय प्लस शुक्राशय से आने वाली स्खलन नलिका दोनों मिलकर के मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। तो जो मूत्र मार्ग होता है इसके द्वारा मूत्र का भी क्या होता है? मूत्र को भी बाहर उत्सर्जित किया जाता है। साथ में जो स्खलन नलिका से जो भी वीर्य आएगा, सीमन आएगा, उसको भी स्खलन से संबंधित उसको भी बाहर स्थानांतरित करने का काम करेगी। मतलब ये मूत्र जनन मार्ग प्रदान करती है। दूसरी कंडीशन है, जो मूत्र मार्ग होता है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। मूत्र मार्ग होता है ना, मूत्र मार्ग में हमेशा स्खलन नलिका खुलती है, ये तो आपको समझ में आ गया। मूत्र मार्ग जो होता है वो शिशन से होकर के गुजरता है। मूत्र मार्ग कहाँ से होकर के गुजरेगा? शिशन से होकर गुजरेगा, और इस भाग से मूत्र का, वीर्य और दोनों का स्थानांतरण किया जाएगा। और इस मूत्र मार्ग में क्या होगा? मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकल करके नर के शिशन के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे क्या बोला जाता है? मूत्राशय मुख कहा जाता है। तो इतना ज्यादा हार्ड वाला पॉइंट नहीं है, तो इसमें लिख लेना कि मूत्राशय व शुक्राशय दोनों मिलकर, मूत्राशय व शुक्राशय दोनों मिलकर, मूत्राशय व शुक्राशय दोनों मिलकर मूत्र मार्ग का या मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करते हैं। मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो जो नर मनुष्य है, नर मनुष्य में मूत्र मार्ग की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होता है। आगे देखते हैं, जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग
मूत्र मार्ग में स्खलन नलिका के रूप में, स्खलन नलिका के रूप में, स्खलन नलिका के रूप में, मूत्र मार्ग में स्खलन नलिका के रूप में शुक्राशय खुलता है। ध्यान में रखना, स्खलन नलिका के रूप में खुलता है, स्खलन नलिका के रूप में शुक्राशय ओपन होता है, शुक्राशय खुलता है। आ रहा है ना राइटिंग थोड़ा थोड़ा समझ में भैया। अब आएगा आगे, आगे देखते हैं। आगे लिखना मूत्र जनन मार्ग, मूत्र जनन मार्ग सीसन से होकर गुजरता है। मूत्र जनन मार्ग सीसन से होकर गुजरता है। मूत्र जनन मार्ग सीसन से होकर गुजरता है। कहां से होकर के गुजरेगा? सीसन से होकर गुजरता है। दूसरी कंडीशन है, इस भाग से, इस सीसन भाग से मूत्र व वीर्य, इस भाग से मूत्र व वीर्य दोनों का, मूत्र व वीर्य या जिसको बोला जाता सीमन, मूत्र व वीर्य दोनों का परिवहन होता है, दोनों का परिवहन होता है। क्या होता है? इस भाग से मूत्र व वीर्य दोनों का परिवहन होता है। दूसरी कंडीशन अपन बात करें, जो मूत्र मार्ग होता है, दूसरी कंडीशन बात करें, जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर, मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर, मूत्र मार्ग कहां से निकलेगा? मूत्राशय से निकलकर नर के सीसन के माध्यम से, नर के सीसन के माध्यम से, नर के सीसन के माध्यम से, नर के सीसन के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर, गुजरता हुआ बाहर की ओर, बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में, एक छिद्र के रूप में बाहर, छिद्र के रूप में खुलता है, ऐसे लिख सकते। बाहर तो लिख ही दिया अपन, बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे मूत्राशय मुख, जिसे मूत्राशय मुख या यूरिथ्रल मीटस कहते हैं, जिसे मूत्राशय मुख या यूरिथ्रल मीटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरिथ्रल मीटस कहा जाता है। आगे ना समझ में? तो आप इसमें क्या क्या कंडीशन बोल सकते हो कि जो मूत्र मार्ग होता है, जिसमें मूत्राशय व शुक्राशय दोनों मिलकर के मूत्र मार्ग का निर्माण करेंगे। दूसरी कंडीशन है कि मनुष्य में जो मूत्र मार्ग होता है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। मूत्र मार्ग में स्खलन वाहिनी के रूप में शुक्राशय खुलता है। जो मूत्र जनन मार्ग होता है वो सीसन से होकर गुजरता है और इस भाग से मूत्र व वीर्य मतलब मूत्र प्लस सीमन दोनों का परिवहन होता है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर नर के सीसन के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहा जाता है। नाउ सीसन जो स्तनधारी होते हैं, नर जो स्तनधारी होते हैं, उनका एक क्या है?
मैथुनी अंग है। ये कैसा होता है? लंबा होता है, सकरा होता है, बेलनाकार होता है। दूसरी कंडीशन है संवहनशील होता है। संवहनशील होता है, उत्थानशील होता है। उत्थान मतलब जो खड़ा हो सके, संवहनशील होगा, उत्थानशील होगा। और ये क्या है? नर की बाहरी जननेंद्रिया है। क्या है? यह नर की कौन सी इंद्रिया है? बाहरी जननेंद्रिया है। कौन सी? बाहरी जननेंद्रिया है। और इस से क्या निकलता है? इसी से ही, शीशन से ही मूत्र जनन मार्ग बाहर खुलता है। और इसी से क्या होता है? मूत्र जनन मार्ग बाहर खुलता है। आ रहा है समझ में? अब क्या होगा? अपन ने जो डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम में जो शीशन होता है, उस शीशन का अग्रभाग, जैसे अपन ने जैसे डायग्राम बनाया, उसमें अपने थोड़ा सा कैसे बनाया था कि जो शीशन होता है, उस शीशन का अग्रभाग कैसा होता है? फूला हुआ होता है। क्या होता है? शीशन का अग्रभाग कैसा होता है? फूला हुआ होता है। और उस फूले हुए भाग को क्या बोला जाता है? ध्यान में करिए, लग रहा है ना डायग्राम? तो ये शीशन का अग्रभाग है। इस अग्रभाग को, शीशन का जो अग्रभाग होता है वो कैसा होता है? फूला हुआ होता है। कैसा होता है भैया? फूला हुआ होता है। जिसे क्या बोला जाता है? जिसे शीशन मुंड, जिसे क्या बोला जाता है? शीशन मुंड कहा जाता है। ग्लांस पेनिस कहा जाता है। शीशन का अग्रभाग फूला हुआ होता है, जिसे शीशन मुंड या ग्लांस पेनिस कहा जाता है। और ये भाग होता है ना, अत्यंत संवेदी होता है। यह भाग अत्यंत संवेदी होता है। संवेदी क्यों होता है? क्योंकि इस भाग में स्पर्श कणिकाओं की अधिकता होती है। क्योंकि इस भाग में क्या होती है? स्पर्श कणिकाओं की अधिकता होती है। जो शीशन होता है, उस शीशन पर एक त्वचीय वलन पाया जाता है, या आप कह सकते हो जो शीशन होता है वो एक ढीली त्वचा से ढका रहता है। जो शीशन होता है वो एक ढीली त्वचा से ढका रहता है, या एक ढीली त्वचीय आवरण से ढका होता है, जिसे बोला जाता है प्रीप्यूस। जिसे क्या बोला जाता है? प्रीप्यूस बोला जाता है, या त्वचा वलन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? त्वचा वलन कहा जाता है, या इसको बोला जाता है शीशन मुंड आच्छद। क्या बोला जाता है? शीशन मुंड आच्छद कहा जाता है, या उसको आप दूसरा नाम बोलो, इसको अग्रछद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग्रछद कहा जाता है। अब अपन बोलते हैं कि जो शीशन होता है वो एक विशेष प्रकार के उत्तकों से बना होता है, जो शीशन को क्या करता है? उठान में या उत्कर्षण में या इरेक्शन में हेल्प करता है। उठने में हेल्प करता है, खड़ा होने में हेल्प करता है। जिससे क्या होगा? जैसे ही वो उत्तेजना होती है, उस उत्तेजना के समय जो शीशन होता है वो करड़ा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। जिससे क्या होगा? उसको वीर्य में सेचन करने में या वीर्य को मादा की योनि में त्यागने में आसानी रहेगी। दूसरी कंडीशन है, जो शीशन होता है वो सामान्य अवस्था में शिथिल अवस्था में रहता है। जो शीशन होता है वो सामान्य अवस्था में शिथिल अवस्था में होता है, और उसका जो त्वचीय वलन होता है उससे ढका रहता है। लेकिन जब उत्तेजना होती है, उत्तेजना के समय जो उसके ऊपर जो त्वचीय वलन पाया जाता है, वो त्वचीय वलन उत्तेजना के समय क्या हो जाता है? खड़ा होने की वजह से क्या होता है? इरेक्शन की वजह से क्या होता है? उसका त्वचीय आवरण हट जाता है, और त्वचीय आवरण हटने के कारण क्या होगा? उसका शीशन मुंड जो होता है वो ओपन हो जाएगा, खुला हो जाएगा।
शीशन मुंड कैसा हो जाएगा, नग्न हो जाएगा। क्योंकि ये जो भी शीशन मुंड जो अपन बात कर रहे हैं, शीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान में रखना ये कभी शिथिल होता है, कभी क्या होता है, कठोर होता है, कड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। शीशन में क्या पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। यदि ये शिथिल अवस्था में है, शिथिल अवस्था में है, तो ये क्या होगा, इसके जो रक्त कोटर होगा उनमें से रक्त खाली हो जाएगा, और रक्त खाली होने के कारण वो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, शिथिल अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें रक्त का संचरण तेजी से होता है, रक्त कोटर भर जाते हैं, तो ये उत्तेजना के समय क्या होता है, रक्त कोटर भर जाता है रक्त, तो इस वजह से क्या होगा, ये उत्थानशील हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगा ऐसा, जिससे कि जो मनुष्य की उत्तेजना के समय क्या होगा, जो शीशन की जो लंबाई होगी वो 9.5 से 17 सेंटीमीटर की लगभग होती है। 9.5 से 17 सेंटीमीटर की होती है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि शीशन की स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलेगी। इसके बारे में लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, यह स्तनधारियों का, यहां से लिखते हैं, यह स्तनधारियों का मैथुनी अंग है, और यह लंबा कोमा सक्रा कोमा बेलनाकार, कौन सा, बेलनाकार। दूसरी कंडीशन संवहनशील व उत्थानशील, संवहनशील उत्थानशील, आ रहा है नजर, उत्थानशील को बोला जाता है इरेक्टाइल। संवहनशील उत्थानशील होता है, मतलब जिसमें कैपेसिटी हो। दूसरी कंडीशन है, यह नर की बाहरी जननेंद्रियां हैं, यह नर की बाहरी जननेंद्रियां हैं। क्या है, नर की बाहरी जननेंद्रियां हैं, और ये क्या करता है, मूत्र मार्ग का जो मूत्र मार्ग होता है वो शीशन से होकर बाहर गुजरता है। तो आप ये भी लाइन कर सकते हो, मूत्र मार्ग शीशन से होकर गुजरता है, मूत्र मार्ग शीशन से होकर गुजरता है। किससे गुजरेगा, शीशन से होकर गुजरेगा। दूसरी कंडीशन है कि जो शीशन, आप यहाँ बोल सकते हो, शीशन का अग्रभाग फूला हुआ होता है, शीशन का अग्रभाग फूला हुआ होता है, जिसे क्या बोला जाता है, शीशन मुंड, जिसे शीशन मुंड या ग्लांस पेनिस कहा जाता है, जिसे शीशन मुंड या ग्लांस पेनिस कहा जाता है, ग्लांस पेनिस कहते हैं। यह भाग अत्यंत संवेदी होता है, यह भाग अत्यंत संवेदी होता है, सेंसिटाइबल होता है, क्योंकि इसमें स्पर्श कणिकाओं की अधिकता, स्पर्श कणिकाओं की अधिकता होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है भैया,
स्पर्श कणिकाओं की अधिकता होती है, या अधिकता होती लिख देता हूं मैं ना, क्योंकि इसमें स्पर्श कणिकाओं की अधिकता पाई जाती है। देखते हैं आगे कि सिसन मुंड ग्लांस पेनिस एक ढीली त्वचा से ढका होता है, एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे ग्लांस पेनिस एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे प्रीप्यूस या सीसन मुंड आच्छद या अग्रछद, या क्या बोला जाता है, अग्रछद कहते हैं। जानते ना, जो सिसन मुंड होता है वो एक त्वचा के वलन के द्वारा या एक ढीली त्वचा के द्वारा ढका होता है, जिसे क्या बोला जाता है, प्रीप्यूस कहा जाता है। आप ये कह सकते हो कि यह एक विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है। कौन से उत्तकों से बना होता है? एक विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है जो सिसन के इरेक्शन में या उठान में या उद्घर्षण में देख सकते हो, दूसरे उठान में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? उठान में सहायता प्रदान करता है। किसमें करता है? उठान में सहायता करता है। और यह वीर्य सेचन को या इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। क्या बनाता है? वीर्य सेचन को सुगम बनाता है। और आगे हम बात करते हैं, जो सिसन होता है वो सामान्य अवस्था में तो शिथिल अवस्था में रहता है और उत्तेजना के समय कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। ठीक है ना। अपन बात करते हैं कि जो सिसन होता है, सिसन सामान्य अवस्था में कैसा होता है? सिसन सामान्य अवस्था में शिथिल व सिकुड़ा रहता है। सामान्य अवस्था में कैसा रहेगा? शिथिल व सिकुड़ा रहता है। वह सिसन मुंड प्रीप्यूस या त्वचीय वलन से ढका रहता है। जब शिथिल अवस्था में रहेगा तो त्वचीय वलन से क्या रहेगा? ढका रहता है। क्या रहेगा? त्वचीय वलन से ढका रहेगा। लेकिन मैथुनी इच्छा जागृत होने पर
या उत्तेजना के समय कैसा हो जाएगा, कलडा हो जाएगा। और उसके साथ जाएगा कलडा व लंबा हो जाता है। कलडा और लंबा कैसा हो जाएगा, कलडा व लंबा हो जाता है। और प्रीप्यूस या त्वचीय वलन, प्रीप्यूस या त्वचीय वलन के सिकुड़ने से क्या होगा, ग्लास पेनिस नग्न हो जाता। त्वचीय वलन के सिकुड़ने से शीशन मुंड या ग्लास फेनिस नग्न हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लास फेनिस नग्न हो जाता है। क्या हो जाएगा भैया, ग्लास फेनिस नग्न हो जाएगा। आगे नहीं वाला कंडीशन क्या बोला कि जब शीशन शिथिल अवस्था में रहेगा, शीशन क्या होगा, जब शिथिल अवस्था में रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा, तो वो त्वचीय वलन, जो शीशन मुंड था वो त्वचीय वलन से ढका रहेगा। लेकिन जब उत्तेजना होती है, इच्छा जागृत होती है, उस टाइम पर शीशन जो होगा वो कलडा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो त्वचीय वलन था वो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा और जो शीशन मुंड था वो नग्न हो जाएगा। इसमें और बात करते हैं, जो अपन बात करते हैं कि जो शीशन होता है उसमें कार्पस स्पोंजियोसम और कार्पस केवर्नोसा, कार्पस स्पोंजियोसम और कार्पस केवर्नोसा होता है। उसमें रक्त कोटर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, शीशन को शिथिल होने में और कठोर होने में हेल्प करते हैं, हार्ड होने में हेल्प करते हैं। तो क्या होता है, शीशन की कार्पस स्पोंजियोसम व कॉर्पोरा केवर्नोसा में रक्त कोटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, रक्त कोटर पाए जाते हैं। मेन कौन सा, कार्पस में रक्त कोटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्पस स्पोंजियोसम और कॉर्पोरा केवर्नोसा में क्या पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। जो शिथिल अवस्था में कैसे होते हैं, खाली रहते हैं। जो शिथिल अवस्था में कैसे रहते हैं, खाली रहते हैं। लेकिन मैथुनी उत्तेजना के समय क्या होता है, मैथुनी उत्तेजना के समय रक्त कोटर में रक्त भर जाने की वजह से, रक्त कोटर में रक्त भर जाने की वजह से रक्त भर जाने से क्या हो जाएंगे, रक्त भर जाने से उत्तक फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उत्तक फूल जाते हैं। और क्या होगा, और उत्तकीय दबाव के कारण
और उत्तकीय दबाव के कारण सराएं कैसी हो जाती हैं? उत्तकीय दबाव के कारण सिराएं सिकुड़ जाती है। उत्तकीय दबाव के कारण सिराएं सिकुड़ जाती हैं और इस समय मनुष्य में सेशन की लंबाई 9.5 से 17 सेंटीमीटर 9.5 से 17 सेंटीमीटर हो जाती है। 9.5 से 17 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इस प्रकार आज कितने पॉइंट हो गए? अपना शुक्राशय कंप्लीट हो गया, मूत्र मार्ग कंप्लीट हो गया और सिसन कंप्लीट हो गया। इस जो 3 पॉइंट पढ़ाए हैं, इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप इसको कमेंट में लिख करके भेज सकते हो। थोड़ा सा आप राइटिंग की बोलोगे तो राइटिंग थोड़ा और सुधारेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।